जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी के साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है आरबीआई की डिजिटल करेंसी। जी हाँ, अभी आपने समाचार पत्रों की सुर्खियों को देखा होगा, हर जगह इसकी चर्चा चल रही है। अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या होती है डिजिटल करेंसी, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, क्या होते हैं इनके डिसएडवांटेजेस और क्या होते हैं इनके एडवांटेजेस, क्यों आरबीआई ने इसको बैन किया था और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में। तो इन सभी बातों को आज हम चर्चा के द्वारा देखेंगे। दोस्तों अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो भी आरबीआई ने कहा है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी को यहां पर लॉन्च करेंगे। ये डिजिटल करेंसी आरबीआई की रिटेल और होलसेल दोनों ही सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी, अर्थात इसकी बिक्री दोनों ही तरीके से होगी, रिटेल और होलसेल दोनों तरीके से। दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि आरबीआई की जो फिएट मनी है, जो पेपर करेंसी है, उसी का एक डिजिटल फॉर्म होगा, उसी का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा जिसको आरबीआई जारी करेगा अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ दिनों। अब दोस्तों अगर बात की जाए आरबीआई की इस करेंसी की तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए पूरी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई गई थी और उस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि आरबीआई को ऐसा ये काम करना चाहिए। दोस्तों मनी के इतने सारे फॉर्मेट हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ी लाने की, एक बार जरा देखते हैं। अगर हम दोस्तों मनी के इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम को लागू करा, उसके बाद हम गोल्ड पर आए, गोल्ड के बाद हम मेटल कॉइंस पर आए, मेटल कॉइंस पर पेपर मनी पर आए, प्लास्टिक मनी पर आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी पर आए और अब दोस्तों हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, यानी डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है दोस्तों मनी के फंक्शंस। जो मनी के फंक्शंस हैं, जिस वजह से मनी हमें चाहिए होता है, जैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जिसमें भी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान होगा, हम उस मनी की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर हम दोस्तों बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहां पर मान लीजिए मेरे पास टोमेटो है और मुझको वीट चाहिए, मुझको गेहूं चाहिए, तो मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और उनमें से भी फिर ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको टमाटर की आवश्यकता हो। यानी हमें मनी का इवैल्यूएशन केवल इसलिए करना पड़ा ताकि हमारे जो फंक्शंस हैं वो इजी हो जाएं। जिस भी मीडियम में, जिस भी वजह से हमारे फंक्शन इजी होंगे, हम उसी की ओर बढ़ते जाएंगे और इसी वजह से दोस्तों मनी का तब से लेकर अब तक एक इवैल्यूएशन हुआ है। बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक हमारी ये मनी पहुंच चुकी है। तो इसी में अगर दोस्तों हम बात करें अपने इस डिजिटल करेंसी की, अगर डिजिटल करेंसी की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, सिंपल सा एक पेमेंट मेथड है डिजिटल करेंसी भी। इसमें कहानी ये है कि जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर रहे हैं, ये बस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने का एक साधन हो गया। इसी तरीके को हमने डिजिटल करेंसी बोला। जिस तरीके से दो फिजिकल एंटिटी के बीच में एक्सचेंज होता है मनी का, बिल्कुल ऐसा ही ऑनलाइन भी दो फिजिकल एंटिटीज के बीच में डिजिटल करेंसी का दोस्तों यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नाम आपने सुन रखा होगा क्रिप्टो करेंसी का, जो बहुत ही फेमस है। क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी ही दोस्तों है। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हम सभी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेट बेस्ड मीडियम एक्सचेंज है। इसमें भी यही होता है, एक मीडियम ऑफ डिजिटल करेंसी है जिसको लोग खरीद लेते हैं और ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मीडियम में इसके ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इस क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो एक मार्केट में डिसेंट्रलाइजेशन आया, वो बहुत ही बढ़िया एक तरह से प्रभाव यहां पर दिखाया। क्यों दिखाया मैं आपको समझा दूं कि अभी जिस करेंसी मीडियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, यानी जब भी मुझे ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करना होता है या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है तो मुझे बैंक की आवश्यकता दोस्तों होती ही होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो मुझे बैंक को बीच में लाना ही पड़ेगा, मैं बैंक से बोलूंगा तो बैंक मेरी तरफ से पेमेंट करता है, ऐसा हमारे पास सिस्टम है। लेकिन दोस्तों इस डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा यहां पर बैंक की बिल्कुल भी कोई अब जरूरत नहीं रह गई। हम ऑनलाइन पेमेंट बिना बैंक के केवल अपनी ही करेंसी से कर सकते हैं, यानी केवल दो एंटिटीज के बीच में दोस्तों ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी दोस्तों संभव करके दिखाया। इसी वजह से लोगों के बीच में ये बहुत ज्यादा फेमस दोस्तों हुआ। साथ में बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी दोस्तों बहुत जाना जाता है, क्योंकि यहां पर यूज होता है क्रिप्टोग्राफिकल फंक्शन सिस्टम।
दोस्तों सबसे सिक्योर और सेफ सिस्टम है, इसीलिए यहां पर ट्रांसपेरेंसी भी बहुत रहती है, यहां पर किसी प्रकार का धोखाधड़ी यहां पर नहीं हो सकती है। इस वजह से भी लोगों ने इसको अपनाया। साथ में बात करें तो दोस्तों इसको कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता। जैसे किसी भी तरह की करेंसी को वहां की सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता। केवल कुछ एजेंसीज जो इसमें ट्रेडिंग करवाती हैं, केवल वही इनका कंट्रोल होता है। बाकी किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी इस पर कंट्रोल नहीं करती है। ये भी एक खास वजह है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लोग में लाने की या फिर इसको यूज करने की। साथ में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अपने को डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन दोनों को एक बार समझते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों जरूरी है यूज करना और क्यों जरूरी नहीं है यूज करना। उससे पहले दोस्तों बात करें तो क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करती है वो आपके सामने है। इस तकनीक को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मेथड्स में ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है और इसमें किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं होता। सब कुछ दोस्तों जो है वो हमारा केवल जो होता है वो दो एंटिटीज के बीच में होता है। तो उसके पीछे पूरी ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसका यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में हमारी जो ये करेंसी है वो यूज होती है और अपने काम को दोस्तों अंजाम देती है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि किन वजहों से इसका इस्तेमाल होता है और किन वजहों से नहीं होता। अगर दोस्तों बात करें बिल्कुल पहली क्रिप्टो करेंसी की, तो हम सभी जानते हैं बिटकॉइन को दोस्तों यहां पर लगाया गया था 2009 में। उसके बाद दोस्तों काफी करेंसीज हमारे पास अब तक आ चुकी हैं मार्केट में। सैकड़ों बिटकॉइन, सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास हैं जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से लोगों को आसानी हुई है ट्रेडिंग करने। कौन कौन से? सबसे पहली बात कि यहां पर किसी भी थर्ड पार्टी की हमें नीड नहीं है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी उसकी कोई नीड नहीं होती है। केवल हम अपनी दोनों जो एंटिटीज हैं वो दोनों आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, चीपर अल्टरनेटिव। जी हां दोस्तों, जब कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो किसी भी प्रकार का यहां पे फी चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इसीलिए सबसे चीपर अल्टरनेटिव दोस्तों जो रहा है वो हमारा ये रहा है अपना क्रिप्टो करेंसी। साथ में बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड फॉर्म भी है दोस्तों। मैंने बताया आपको कि क्रिप्टोग्राफिकल जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल दोस्तों इसको बिल्कुल सेफ और सिक्योर बना देता है। तो ये भी एक खास बात है इसके लिए। साथ में कुछ और एडवांटेज में है। सबसे पहली बात कि हम लोग इसको एक वॉलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर हम लोग अपनी प्राइवेट की के द्वारा इसको और भी ज्यादा सिक्योर दोस्तों बना सकते हैं। ये 6 एडवांटेजेस आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी को यूज करने लायक बनाते हैं और इसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इतने सारे दोस्तों एडवांटेज होने के बाद भी हमारी क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहली बात यह है कि इस करेंसी पर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। किसी भी अथॉरिटी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इस करेंसी में दोस्तों लीगल एक्टिविटीज की जगह इलीगल एक्टिविटीज भी हो सकती है। बस रुपया या डॉलर इन सब पर तो इन कंट्रीज का जो है अपना कंट्रोल रहता है, इस पर तो इनकी बाउंडेशन है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी जो हवाला है, जो टैक्स एवेजन है, ये पॉसिबल ही होता है। और साथ में दोस्तों टेरर फंडिंग भी हो सकती है, आतंकी फंडिंग भी दोस्तों इस रूप में हो सकती है, क्योंकि इस पर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दोस्तों ये कैसा है, इरिवर्सेबल नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी दोस्तों रिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल दोस्तों ये नहीं होता, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। साथ में ये सभी जगह एक्सेप्टेड भी नहीं है दोस्तों, ये भी एक डिसएडवांटेज के रूप में इसके साथ आता है। अगर बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी प्रकार के मटेरियल गुड्स के साथ दोस्तों अटैच नहीं है। जब मटेरियल गुड्स के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब दोस्तों सब कुछ हवा में है। अगर किसी भी दिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चरमराया या किसी भी दिन हमारा इंटरनेट चरमराया, तो दोस्तों हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिजिकली कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास सब कुछ वर्चुअल है, यानी ये तभी तक है जब तक हमारा सिस्टम डेवलप है। अगर सिस्टम में कोई घुस गया या कोई वायरस आ गया या किसी भी तरीके से कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आया, तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी इसके प्रूफ में दोस्तों फिजिकल में कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इस करेंसी की वजह से।
दोस्तों इन डिसएडवांटेजेस की वजह से ही हमारे आरबीआई ने क्या किया था, इस पर बैन लगाया था 2018 में। 2018 में आरबीआई ने पूरी तरीके से इंडिया में जो बिटकॉइन था, जो क्रिप्टो करेंसी था, उस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि आरबीआई को लगता था कि इस करेंसी की वजह से जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको बढ़ावा मिल सकता है, या टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ावा मिल सकता है, और हमारा जो इकोनॉमिक तंत्र है, हमारा जो बैंकिंग तंत्र है, बैंक सिस्टम है, वो पूरी तरीके से कॉमर्शियली जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो हमारा पूरा सिस्टम दोस्तों कोलैप्स करता है। इस वजह से इस पर बैन लगाया गया था। इसके लिए दोस्तों पूरी कमेटी भी बनाई गई थी। मैं आपको नाम बता दूं, सुभाष जो कमेटी थी, सुभाष चंद्र गर्ग नाम से कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही दोस्तों ये सजेशन दिया था कि आरबीआई को अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लानी चाहिए, उसको यहां पर लागू करना चाहिए, ना कि सभी करेंसी को यहां पर मान्यता देनी चाहिए। हालांकि इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोस्तों आरबीआई की उस बैन को हटा दिया था, आरबीआई की उस बैन को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि किसी भी तरीके से पूरी तरीके से बैन लगाना सही नहीं है, हालांकि कुछ कंडीशंस और कुछ नियमों के अंदर हमें इस करेंसी को रखना चाहिए ताकि लोगों का फायदा भी हो और किसी का कोई नुकसान भी ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और उसके बाद दोस्तों इसका जो एक्ट पर बैन था वो बैन हट गया था। उसके बाद दोस्तों आरबीआई ने अपनी करेंसी को शुरू किया था। तो अभी हाल ही में इसीलिए आरबीआई ने अपनी इस करेंसी को लॉन्च करने की बात की है, जिसका नाम रखा गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। तो दोस्तों सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी इन दोनों में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा अंतर है। एक बार आप समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फिजिकल रूप नहीं होता, वो किसी भी मैटेरियल गुड से अटैच नहीं होता, उस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, सीबीडीसी के साथ ऐसा नहीं है। सीबीडीसी तो जो बैंक की फिएट मनी है, जी हां, जो हमारे सेंट्रल बैंक की फिएट करेंसी है, इस फिएट करेंसी का ही डिजिटल रूप दोस्तों जो है वो हमारा सीबीडीसी है। यानी जो सीबीडीसी है उस पर पूरी तरीके से हमारे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल भी रहेगा और वो फिजिकली भी दोस्तों अटैच रहेगा चीजों के साथ। फिएट मनी की बात करें तो फिएट मनी के बारे में हम सभी को दोस्तों जानकारी है। फिएट मनी जो होता है ये रेगुलर करेंसी होता है जो कि कोई भी कंट्री यूज कर रही होती है, उसकी जो रेगुलर करेंसी है उसी को फिएट मनी बोला जाता है। और इसी फिएट मनी को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रूप में आरबीआई यहां पे लॉन्च करेगा, जिसको हमने सीबीडीसी बोला। अगर बात करें तो इसका मकसद केवल यही है कि जिस तरीके से हम लोग नोट्स को प्रिंट करते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स का इस्तेमाल करके नोटों को प्रिंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उसका खर्चा जो है बच जाएगा, उसका मैनेजमेंट दोस्तों बच जाएगा। साथ में इसके पास दोस्तों एक सेपरेट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर भी होगा जो कि किसी भी फॉर्म में सेंट्रल बैंक मनी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पूरी तरीके से अलाउ करेगा ये पोटेंशियली सर्व करने के लिए डिफरेंट कोर पर्पस। यानी सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि जो हमारी पेपर मनी था, जो प्रिंटेड मनी था, अब उसका ये केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप आ जाएगा। केवल यही है आरबीआई की डिजिटल करेंसी का मतलब। साथ में बात करें तो जब ये डिजिटल फॉर्म में आएगा तो दोस्तों मोर रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। इंटरेस्ट बियरिंग के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाएगा अच्छा, और बहुत सारे लोग इसको ब्रॉडली एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि अभी फिजिकल चीज में भाई सिंपल सी बात है, जो चीज फिजिकल रूप में है उसका एक्सेस एक लिमिटेड दायरे में रहकर हो सकता है, लेकिन जो चीज ऑनलाइन आ गया अब वो पूरी अर्थ से मिल गया, अब उसको एक्सेस करना सभी के लिए आसान हो गया। वरना सिंपल बात है दोस्तों कि जो चीज ऑफलाइन मोड में रहेगी वो एक निश्चित दायरे में रहेगी, एक सर्टेन लिमिट्स में रहेगी, सर्टेन बाउंड्री में रहेगी। तो अभी हमारा जो रुपया है, अभी हमारे जो करेंसी है, इसको पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर सकता है, और साथ में इसके फंक्शंस भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। जब इसको ब्रॉडली लोग एक्सेस करेंगे तो फंक्शन दोस्तों इसके अपने आप बढ़ ही जाएंगे। अगर एडवांटेज की बात करें तो हम लोग पता करते हैं इसके एडवांटेज। सबसे पहली बात कॉस्टलेस मीडियम। कॉस्टलेस मीडियम दोस्तों, बिल्कुल हमने क्या कहा, कॉस्टलेस मीडियम। यानी जब हम लोग सीबीडीसी को लगाएंगे तो दोस्तों ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आएगा, इसमें कोई भी खर्चा हमारा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सीधे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट सीधे लिंक हो जाएगा, और सीधे ही दोस्तों सेंट्रल बैंक जो है वो अवेलेबल रहेगा हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को करने में।
इसीलिए दोस्तों जो भी हमारे खाते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, वो बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल्कुल कॉस्टलेस हो जाएंगे। उसमें कोई भी खर्चा हमारा जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी अब इंटरमीडियरी दोस्तों नहीं। आगे बात करें तो सिक्योर स्टोरेज ऑफ वैल्यू यूजफुल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास फिजिकल रूप में कोई भी चीज रहेगा तो उसे स्टोर करने के लिए मुझे कुछ तो सिक्योरिटी पर्पस लगाने पड़ेंगे, चाहे मुझे बैंक में पैसा रखना पड़े, मुझे लॉकर लगाना पड़े, मुझे तिजोरी में रखना पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरे भाई जब मेरे पास सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो अब मेरी यहां पर जो है वो रिस्क फ्री कंडीशन है। सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का मामला है वो हमारा सेंट्रल बैंक देखेगा, वो हमारा गवर्नमेंट देखेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से ही हमारी ये सिक्योरिटी दोस्तों जो है वो बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट हमारा जो है दोस्तों बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, और हमारा यूजफुल इन्वेस्टमेंट यहां पर रहेगा इस सीबीडीसी के आने के बाद। अगर इसके अलावा देखें तो ग्रेजुअल जो ऑब्सोलेंस है पेपर करेंसी वो भी दोस्तों अब नहीं रहेगा, यानी हमारा जो कैश है वो जीडीपी रेशियो को भी दोस्तों बूस्ट करने काम करेगा, क्योंकि अब यहां पर टैक्स इवेजन जो है दोस्तों बचेगा। यानी जो टैक्स इवेजन हमारा पहले होता था उसको भी दोस्तों ये सीबीडीसी के माध्यम से हम लोग खत्म कर सकते हैं, उसको रोक। ट्रू प्राइस स्टेबिलिटी, यानी दोस्तों एक बहुत ही सही बात जो इसके बारे में ये है, वो रियल वैल्यू ऑफ सीबीडीसी वुड रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। सबसे खास बात दोस्तों यही है, सबसे खास बात यही है कि जो हमारा रियल वैल्यू है वो रिमेन रहेगा, वो स्टेबल रहेगा दोस्तों। ये एक खास बात है जो आपको यहां पे समझ लेनी है, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में दोस्तों यहां पर रहने वाला है ये हमारा ट्रू प्राइस स्टेबिलिटी जो रहेगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें दोस्तों तो और भी यहाँ पे कई सारे फंक्शंस हैं जो हमारे इसके फायदे में रहेंगे, जो हमारे इसको फायदा देते रहेंगे दोस्तों, वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमारा वो भी पार्ट जो है वो एक बार यहाँ पे ठीक से समझ में आ जाए। अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर कुछ कंसर्न भी हैं जो सीबीडीसी के साथ बैंकों को देखने पड़ेंगे। सबसे पहला दोस्तों प्राइवेसी इश्यू तो रहेगा ही रहेगा, भाई सीधी सी बात है, जब सेंट्रल बैंक इसको करेगा तो ये कंट्रोल बढ़ाएगा मनी इंश्योरेंस एंड ग्रेटर इनसाइट पर। यानी दोस्तों जैसे ही कोई चीज ऑनलाइन फेज में आएगी, जब इसको ऑनलाइन फेज में लाया जाएगा तो आरबीआई सीधी सी बात है कि इसका कंट्रोल बढ़ाएगा। अब कई लोग कई जगह से इसको कंट्रोल करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहां पर दोस्तों एक प्राइवेसी कंसर्न हमेशा बना रहेगा। उसके लिए आरबीआई को एक बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की यहां पे जरूरत पड़ जाएगी। साथ में अगर बात करें तो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक को दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। कॉमर्शियल बैंक के सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, वीसीएस साइकिल दिस बैंक रेज डिपॉजिट रेट टू अट्रैक्ट द मोर मनी। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे जो अब हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं वो यहां पर एक काम कर सकते हैं कि किस प्रकार से ज्यादा करेंसी को लेकर आया जाए, किस तरीके से ज्यादा करेंसी को अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए वो डिपॉजिट रेट को दोस्तों यहां पर बढ़ा सकते हैं, डिपॉजिट रेट को कम कर सकते हैं, या क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए वो हायर इंटरेस्ट रेट को भी दोस्तों कर सकते हैं। तो ऐसे कई काम उन्हें करने पड़ सकते हैं। ये एक बड़ा कंसर्न है हमारी इस चीज के लिए, इसके लिए आरबीआई को यहां पर प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। साथ में बात करें तो रेपुटेशनल रिस्क तो है ही दोस्तों सेंट्रल बैंक का, कि अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने शुरू किया और उसके बाद दोस्तों साइबर अटैक के माध्यम से कहानी थोड़ी चेंज हो गई, या हमारे जो ग्लिचेस हैं वो इसमें बढ़ गए, सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं कर पाया, या आरबीआई किसी प्रकार से इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों यहां पर हो सकता है, और आरबीआई की बहुत बड़ी छवि जो है वो दोस्तों यहां पर खराब हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिससे आरबीआई को निपटने के लिए पहले से ही फुल प्रूफ प्लान यहां पर करना होगा। साथ में बात करें तो बैंक रन जो है वो भी दोस्तों यहां पर रहेगा, एक इशू बैंकों के साथ तो रहेगा ही, क्योंकि कोई भी बैंक अगर रन करेगा एज डिपॉजिटर वुड इजीली बी एबल टू ट्रांसफर बैंक डिपॉजिट टू द सेंट्रल बैंक। यानी यहां पर एक बैंकों के साथ कंसर्न यही है कि कोई भी डिपॉजिटर अब अपना पैसा किसी भी बैंक से सीधे सेंट्रल बैंक में दोस्तों सीबीडीसी के माध्यम से ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक है, अब तो हमारे पास जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब तो हमें बैंकों में जाकर कैश जमा करने की जरूरत ही नहीं है। जब बैंकों में जाकर कैश जमा करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहां पर दोस्तों बैंकों का एक प्लेटफॉर्म खराब हो सकता है। इस कंसर्न पर भी आरबीआई को अपना एक इशू बनाना होगा, अपना एक देखना होगा कि किस तरीके से वो चीजें कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो एक फॉर्मेट बनाता है, ताकि इस तरह के नुकसान से दोस्तों यहां पर बचा जा सके। हालांकि दोस्तों देशों की बात करें तो विभिन्न देशों ने इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। बैंक ऑफ थाईलैंड ने शुरू कर दिया है,
बैंक ऑफ थाईलैंड के बाद लिथुआनिया ने भी ये काम शुरू कर दिया है, स्वीडन के बैंक ने भी दोस्तों इस तरह की चीज शुरू कर दी, बहामास ने तो अपना लॉन्च भी कर दिया है, $10 उसका नाम है। ऐसे वेनेजुएला ने भी दोस्तों पेट्रो नाम की अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दिया था। और उसके अलावा दोस्तों चाइना, रशिया, जापान, यूएसए, इसके अलावा कई सारे देश और भी हैं जो इस तरह की करेंसी को यहां पर यूज करना चाह रहे हैं और उसके लिए नए नए प्रस्ताव दोस्तों लेके आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर एक नजर डाल लेते हैं आखिर में कि किस तरीके से हमारी जो आरबीआई की ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी से किस प्रकार अलग है, उस पर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो इसको जारी करने वाले प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, जबकि सीबीडीसी को हमेशा सेंट्रल बैंक ही इसको जारी करेगा। अगर बैंक की बात करें तो सीबीडीसी जो है वो तो एसेस्ड है सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसी किसी चीज से जुड़ी हुई होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी मैटेरियल गुड से दोस्तों जुड़ी हुई नहीं होती है। लीगल मीडियम है बच्चे, जी हाँ, सीबीडीसी जो है वो पूरी तरीके से लीगल मीडियम है, जबकि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी लीगल दोस्तों नहीं होता। स्टोर ऑफ वैल्यू दोनों में सेम रहते हैं। और दोस्तों डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो सीबीडीसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड और मार्केट तीनों में रहेगा, जबकि क्रिप्टो करेंसी केवल मार्केट यानी ट्रेडिंग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कॉस्ट ऑफ मनी की बात करें तो माइनिंग कॉस्ट यहां पर बहुत ज्यादा होती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा रहती है, जबकि सीबीडीसी में दोस्तों बहुत लो कॉस्ट रहेगी। इसके साथ साथ पेमेंट और सेटलमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो नियर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ रहेगी, लेकिन दोस्तों सीबीडीसी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ रहेगी। यानी क्रिप्टो करेंसी को हो सकता है पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेंस ना मिले, लेकिन सीबीडीसी को दोस्तों हर देश का सेंट्रल बैंक चलाएगा, तो करेंसी की तरह इसको दोस्तों मान्यता मिल सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों रहती हैं। इनको आपको यहां से ध्यान में कर लेना होगा। यहां से अगर इतनी बात ध्यान करेंगे तो अब ये आपको ध्यान में यहां से आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आगे की बात करें तो आरबीआई का ये फैसला काफी हद तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ इशू ऐसे हैं जिनके बारे में अपनी आरबीआई को और सरकार को दोनों को सोचना पड़ेगा। उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम लोग एक बेहतर सिस्टम जनता को प्रोवाइड कर पाएंगे और एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी ये कदम साबित होगा अगर सब कुछ दोस्तों आरबीआई के मुताबिक सही रहा तो। ठीक है, तो दोस्तों ये एक टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हम लोग लेके आते रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस सीरीज के साथ हमारे साथ। दोस्तों मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।